अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2, ठीक है, उसको स्टार्ट किया हुआ था हमने और उसी के टॉपिक्स के रिलेटेड हम स्टडी कर रहे थे। और आज की इस वीडियो के लिए जो मेरे पास टॉपिक आ रहा है वो भी टॉपिक चैप्टर नंबर 2 का ही है और उसका नाम है स्केलर प्रोडक्ट, या इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपने इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है, अच्छी तरह से समझना है और खुद से तैयार भी करना है इसको। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, कहते हैं डिफाइन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, गिव एग्जांपल्स। के स्केलर प्रोडक्ट को आपने डिफाइन करना है और उसकी एग्जांपल्स देनी है। तो चलते हैं इस टॉपिक की तरफ, स्टडी करते हैं इसको। कहते हैं इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज द स्केलर क्वांटिटी देन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। कि जब आपके पास कोई प्रोडक्ट लेते हैं दो वेक्टर्स का, तो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी आ जाती है। तो ये जो आपके पास प्रोडक्ट है क्या कहलाता है, स्केलर प्रोडक्ट। यानी वेक्टर्स की वजह से स्केलर्स का बनना, वेक्टर्स की वजह से स्केलर्स का वजूद में आना क्या कहलाता है, स्केलर प्रोडक्ट। Scalar product of two vectors a and b is defined as vector a dot vector b। तो इसका जो आंसर आएगा ए बी cos ऑफ थीटा। चूंकि इनके ऊपर एरो हेड का निशान नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि ये स्केलर्स हैं, वेक्टर्स नहीं है। ठीक है, अगर आप दो वेक्टर्स को उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आपके पास जो क्वांटिटी आती है वो एक कौन सी क्वांटिटी आती है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है और वो आती है ए बी cos थीटा। Where a and b are the magnitude of vector a and b and theta is the angle between them। कि जो a और b आ रहा है, सिंपल ये वेक्टर a और वेक्टर b का जो है प्रोडक्ट आ रहा है, उनका जो है वो मैग्नीट्यूड आ रहा है। ठीक है, मैग्नीट्यूड आ रहा है और साथ में जो एंगल आ रहा है इन दोनों के दरमियान है वो आपके पास एंगल आ रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट कहते हैं फिजिकल मीनिंग। इनके जो फिजिकल मीनिंग्स हैं वो क्या होंगे, कहते हैं dot product of two vectors is equal to product of magnitude of one vector and the component of second vector is direction of first vector। कि आप क्या लेते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन वेक्टर। के एक वेक्टर का आपने लेना है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसका होगा, एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड का, एंड द कंपोनेंट ऑफ द सेकंड वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर की, और फर्स्ट वेक्टर की में जो दूसरे वेक्टर का कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है, आपने उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है। जैसा कि ये देखिए आपके पास ये डायग्राम है, ठीक है, इधर आपके पास ये वेक्टर आ रहा है ए, ठीक है, और यहां से लेकर यहां तक, ये इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपके पास ये बी का प्रोजेक्शन आ रहा है वेक्टर ए के ऊपर। तो आपने इन दोनों का लेना होता है डॉट प्रोडक्ट। दोबारा से सुनिएगा, ये आपके पास एक वेक्टर ए कंप्लीट है, लेकिन यहां से लेकर ये डॉट पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये जो वेक्टर बी का प्रोजेक्शन आ रहा है वो आ रहा है इस वेक्टर ए के ऊपर। तो वो क्या बन रहा है, बी cos थीटा। तो आपने इन दोनों का क्या लेना होता है, प्रोडक्ट। कहते हैं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ गया, फिर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, कि बी का जो प्रोजेक्शन आ रहा है ए के ऊपर इसको भी कंसीडर करें। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। तो वो क्या आ रहा था, कंपोनेंट बी का कंपोनेंट जो ए के ऊपर आ रहा था वो था आपके पास बी cos थीटा। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इंटू बी cos ऑफ थीटा। तो क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी cos ऑफ थीटा। या अगर आप क्या करें बी डॉट ए ले ले तो फिर भी क्या होगा, बी इंटू प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो सेम क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी, कोई भी फर्क इसमें नहीं आएगा। ठीक है, जैसा पहले क्वांटिटी आ रही थी दूसरी क्वांटिटी भी आपके पास वही आएगी। यानी बी ए इज इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए अलॉन्ग बी। तो बी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए cos ऑफ थीटा। तो इसका मतलब क्या होगा, कि इसका मतलब यही है कि ए बी cos थीटा। अगर आप ए और बी को आगे पीछे कर देंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, आपकी जो पास क्वांटिटी है वो एज इट इज ही आएगी। अगर हम बी ए की जगह ए बी स्टूडेंट यूज़ करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है। जैसा कि अगर हम बात करें दो को अगर हम तीन से ज़रब दे दें आंसर आपके पास आएगा 6।
या अगर आप 3 को 2 से ज़रा भेज दें तो फिर भी जो आंसर आपके पास आ रहा है वो भी क्या आ रहा है, 6 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आप ए बी का आज़ाव थीटा लिख लें या बी ए का आज़ाव थीटा लिख लें तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका जो आंसर है वो सेम रहेगा, ठीक है, आंसर एज इट इज़ आएगा। अब अगर इसकी एग्जाम्पल्स की तरफ गौर करें तो एग्जाम्पल में कहते हैं वर्क इज़ अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, कि अगर आप जब वर्क की बात करते हैं तो वर्क आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, और वो स्केलर क्वांटिटी जो बनती है दो वेक्टर क्वांटिटीज़ की मदद से, जैसा कि एफ जो फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट बी एक फोर्स बी एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद आपके पास जो आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज के मिलने से आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी बन जाती है, ठीक है। वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पावर। पावर भी एक स्केलर क्वांटिटी है और ये किसकी मदद से बनती है, फोर्स और वेलोसिटी की मदद से। अगर आप फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, फोर्स भी और वेलोसिटी भी दोनों एक वेक्टर प्रोडक्ट है, दोनों वेक्टर्स हैं, तो इनको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आ जाती है। ऑन द अदर हैंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, लेकिन ये किसकी मदद से बनता है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ये भी एक वेक्टर है, उसके बाद एरिया ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे या डॉट प्रोडक्ट इनका लेंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आंसर आएगा एक स्केलर क्वांटिटी। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स दोनों ही जो हैं वो स्केलर प्रोडक्ट हैं ऑफ टू वेक्टर्स के, ठीक है। ये आपके पास बनता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड वेक्टर एरिया बी डॉट ए, तो ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटीज हैं और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने की वजह से आपके पास जो आंसर आता है वो आंसर आपके पास एक आता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये यहाँ तक था स्केलर प्रोडक्ट। आगे मेन चीज़ जो है इसकी आगे आ रहा है इसकी करैक्टरिस्टिक्स जो हैं, ठीक है, इसकी जो खसूसियात हैं वो आपने ज़रा अच्छी तरह से प्रिपेयर करनी है, ठीक है। मेन चीज़ इसमें यही आती है, अगर सेपरेट भी आपसे पूछा जा सकता है करैक्टरिस्टिक्स के अबाउट, और आपको सारा जो टॉपिक है वो इकट्ठा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन आएगा, कहते हैं राइट डाउन द करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, के दो वेक्टर्स का आपके पास जो स्केलर प्रोडक्ट है उसकी जो खसूसियात हैं आपने उनको क्या करना है, लिखना है, उनको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, पहली प्रॉपर्टी उसकी जो आती है या इसकी प्रॉपर्टीज भी कह सकते हैं वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कम्यूटेटिव, कि आपके पास जो दो वेक्टर्स हैं उनका स्केलर प्रोडक्ट ले तो वो क्या होता है, वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब अगर आप ए डॉट बी कर लें या बी डॉट ए कर लें तो आंसर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपके पास एज इट इज ही आएगा। इफ ए एंड बी be two vectors and theta is the angle between them then a dot b is equal to b cos of theta, जो पहले हमने पढ़ा था, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट में या डॉट प्रोडक्ट में, ये बात वही दोबारा से आ गई। अब कहते हैं आप b डॉट a इज इक्वल टू बी ए cos of theta कर ले तो क्या आएगा, b डॉट a इज इक्वल टू ए बी cos of theta, यानी ये जो टर्म आपके पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इनकी राइट हैंड साइड देखें दोनों ही इक्वल आ रही है, b cos थीटा बी ए का सी आपके पास आ रहा है ए बी cos थीटा, ये भी आपके पास आ रहा है ए बी cos थीटा। तो कहते हैं ए बी बराबर है बी ए के, तो इन दोनों की अगर आप आगे पीछे वैल्यूज लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा चूंकि दोनों सेम आ रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यू गेट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी ए, अगर ए बी बराबर है तो बी ए बी बराबर है बी ए के, तो इसका मतलब ए डॉट बी ये भी इक्वल होता है बी डॉट ए के। तो ये पहली प्रॉपर्टी आपके पास आ गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। दूसरी है परपेंडिकुलर वेक्टर्स, अगर आपके पास दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं, जैसा कि अगर हम पहले की बात करें तो ये आपके पास डायग्राम दोनों रिप्रेजेंट करिए, ये पहले एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ, ठीक है। ये दोबारा से वही एग्जांपल है कि प्रोजेक्शन आपके पास आ रहा है वेक्टर ए के ऊपर बी का प्रोजेक्शन, सेम इसी तरह वेक्टर ए के ऊपर ए का, वेक्टर बी के ऊपर ए का प्रोजेक्शन, ठीक है। अब बात दूसरी जो करने जा रहे हैं वो है परपेंडिकुलर वेक्टर्स, कि जो अगर दो वेक्टर आपके पास परपेंडिकुलर हो तो परपेंडिकुलर का मतलब होता है जब वो एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाते हैं, ठीक है, दो वो परपेंडिकुलर हो तो तब क्या होता है उस केस में, कहते हैं इफ टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अगर दोनों वेक्टर्स एक साथ एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब थीटा जो आ रहा है वो 90 डिग्री का आ रहा है, टू ईच अदर देन
देयर स्केलर प्रोडक्ट इज जीरो, तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, जीरो होता है। क्यों वो जीरो होता है, उसकी वजह ये है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा की जगह आपने 90 पुट किया, तो अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉस 90 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो cos 90 की जगह क्या आ जाएगा, जीरो। तो जीरो को आप जिस मर्जी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो सारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, जीरो। यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। परपेंडिकुलर वेक्टर्स हों दो आपके पास, तो उनके दरमियान एंगल जो होता है वो 90 का होता है। तो इस 90 की वजह से आपके पास जो स्केलर प्रोडक्ट आता है दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का या डॉट प्रोडक्ट आता है वो आता है इक्वल टू जीरो। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स की अगर आपके पास यूनिट वेक्टर की अगर आप बात करें आई डॉट जे, ठीक है, इनका यूनिट वेक्टर है वन और वन, cos 90 क्या हो जाएगा, जीरो दोबारा से, तो वन इंटू जीरो, होल आंसर आएगा जीरो। तो अगर आई डॉट जे जीरो के बराबर है तो जे डॉट के भी जीरो होगा। सेम लाइक दैट के डॉट आई भी क्या होगा, ये भी जीरो होगा। देन यू कैन से दैट आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इज इक्वल टू जीरो। यानी अगर आप यूनिट वेक्टर की बात करें, दो यूनिट वेक्टर का भी आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं एक दूसरे के साथ, तो तब भी जो आंसर आता है वो आता है जीरो। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स का लें या दो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लें और दोनों परपेंडिकुलर हों तो उनका जो आंसर आता है आपके पास वो आंसर आता है इक्वल टू जीरो। ठीक है, वेक्टर ए और वेक्टर बी इनके दरमियान जो एंगल बन रहा था वो था 90 डिग्री का ड्यू टू परपेंडिकुलर। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टीज होंगी, यानी एक पहले हमने पढ़ी कि जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी उसकी होती है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब अगर आप ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों एक दूसरे के इक्वल आते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात कहते हैं पैरेलल एंड एंटी वेक्टर्स। ठीक है, पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स आप कह सकते हैं इनको। इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल थीटा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, टू ईच अदर देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। कि जब आपके पास दो वेक्टर्स हों दोनों पैरेलल आ रहे हों, यानी ये देखें वेक्टर आपके पास ये ए है दूसरा वेक्टर बी है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं, तो पैरेलल जब आपके पास कोई भी दो टर्म्स पैरेलल हों तो उनके दरमियान जो एंगल आता है वो आता है 0 डिग्री का। ठीक है, वो एंगल क्या आता है, 0 डिग्री का। तो अगर आपके पास दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल आता है। यानी जो आपके पास ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी काज थीटा आना था तो थीटा की जगह आपने पुट कर दिया जीरो, तो काज जीरो अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज काज जीरो इज इक्वल टू वन। तो ए बी को जब आप वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा ए बी एज इट इज। ठीक है, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई। फिर कहते हैं दिस इज पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, कि ये जो स्केलर प्रोडक्ट की मैक्सिमम और पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट की वैल्यू ये जो है वो मैक्सिमम भी है और पॉजिटिव भी है। फिर कहते हैं पैरेलल एंड एंटी वेक्टर्स, एंटी पैरेलल बात की, पैरेलल का आंसर जो होता है वो बराबर आता है इनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल, यानी मैक्सिमम आंसर आता है इस केस में और पॉजिटिव वैल्यू आती है। फिर अगर एंटी पैरेलल हो स्टूडेंट तो एंटी पैरेलल देखिए वेक्टर ए है इसकी डायरेक्शन समझ लें आउटवर्ड है, तो जो वेक्टर बी है इसकी डायरेक्शन इनवर्ड है, तो दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हुए, तो एंटी पैरेलल के लिए जो एंगल आता है वो आता है 180 डिग्री का। ठीक है, जो एंगल आ रहा है वो एंगल आ रहा है 180 डिग्री का, तो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री आपने पुट करना है। इफ टू वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल थीटा इज इक्वल टू 180 देन देयर स्केलर प्रोडक्ट इज नेगेटिव, तो उनका जो आंसर आता है स्केलर प्रोडक्ट का वो क्या आ जाता है, नेगेटिव आता है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी काज ऑफ थीटा होना था तो थीटा की जगह पुट कर दिया 180 इज इक्वल टू ए बी, और काज 180 बराबर होता है -1 के, तो -1 को जब आप ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आपके पास आएगा -ab। दिस इज द नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। ये जो वैल्यू आपके पास आ रही है मैक्सिमम तो है लेकिन दूसरी तरफ ये नेगेटिव भी है। पहले हमने बात की मैक्सिमम भी थी और पॉजिटिव भी थी जब आपके पास पैरेलल लाइंस हो, जब एंटी पैरेलल हो तो आपके पास मैक्सिमम तो आता है लेकिन नेगेटिव आता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। पहली प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरी परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तीसरी हमने पढ़ा पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। फोर्थ वन आपके पास आ रहा है सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट। सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू स्केयर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, के अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं दोनों ही सेम है,
यानी आपके पास एक वेक्टर है, आपने उस वेक्टर को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, डॉट प्रोडक्ट ले लिया, तो उसका जो आंसर आता है वो उनके मैग्नीट्यूड के स्केयर की इक्वल आता है। कैसे? जब आपके पास दो वेक्टर हैं, ठीक है, सेम वेक्टर को उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट आप लेंगे तो इसका मतलब है कि दोनों पैरेलल है, ठीक है। यानी आप देखें ए के ऊपर ही दूसरा ए भी आ रहा है, ठीक है, तो इस केस में जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री का बनता है। ये आपके पास ए वेक्टर था, इसी डायरेक्शन में वेक्टर ए दूसरा भी आ रहा था, तो इन इसमें जो पैरेलल है तो पैरेलल के लिए आंसर क्या आता है? 0 डिग्री का। तो ए डॉट ए इज इक्वल टू, इनका मैग्नीट्यूड आ गया ए इंटू ए, काज थीटा की जगह आ गया 0, तो काज 0 हमने ऊपर भी पढ़ा कि वो किसके इक्वल आता है, वो 1 के इक्वल आता है। तो ए को जब आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का स्क्वायर बन जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी आंसर सेम आएगा, ए का स्क्वायर। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है कि जब आप किसी वेक्टर का सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं तो उस केस में जो आंसर आता है वो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है, ठीक है, और पॉजिटिव वैल्यू होती है, ये भी याद रखनी है। अब कहते हैं अगर आपके पास बात कर रहे हो आप यूनिट वेक्टर्स की, तो यूनिट वेक्टर्स के लिए आई डॉट आई वो भी आंसर आएगा 1 × 1 cos 0, तो 1 3 टाइम्स 1 ही होगा, ठीक है। तो अगर जे डॉट जे वो भी 1, के डॉट के वो भी 1, फिर कह सकते हैं आप आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इज इक्वल टू 1। यानी कि जब भी आप किसी वेक्टर का प्रोडक्ट लें वेक्टर के साथ ही, उसी वेक्टर के साथ, तो आपके पास जो आंसर आता है वो 1 आता है, वो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है, ठीक है। जब यूनिट वेक्टर की बात करेंगे तो यूनिट वेक्टर में उनका जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। अब इधर एक छोटी सी इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, डू यू नो, कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू ए डॉट वेक्टर ए स्क्वायर रूट। फिर दूसरी कहते हैं फॉर योर इंफॉर्मेशन वाई काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी इवन दो वेलोसिटी इज अ वेक्टर, कि वेलोसिटी जो है वो तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। उसकी रीजन क्या है कि के डॉट ई यानी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देखिए वो होता है 1/2 mv का स्क्वायर। तो 1/2 m v का स्क्वायर मतलब कि v वेक्टर डॉट v वेक्टर, तो v वेक्टर डॉट v वेक्टर किसके बराबर आता है? स्केलर क्वांटिटी यानी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। तो इस वजह से मैस एक स्केलर है, तो फिर इस केस में वेलोसिटी जो आ रही है वो मैग्नीट्यूड आ रहा है दो वेक्टर्स का, तो वो भी स्केलर बन जाता है। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी है। ये एमसीक्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट बात है, आपने इसको ज़हनशीन करना है, अच्छी तरह से याद रखना है इसको। फिर नेक्स्ट कहते हैं अगर आप स्केलर प्रोडक्ट लें इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में अगर आप लें स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, ऑफ टू वेक्टर्स, कहते हैं कंसीडर टू वेक्टर्स ए एंड बी इन स्पेस, कि स्पेस में आपके पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर आ गया ए, दूसरा वेक्टर आ गया आपके पास बी। फिर उस केस में क्या आएगा? आपके पास वेक्टर ए था आपके पास ए एक्स आई, स्पेस का मतलब है कि 3 प्लेनर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यानी एक्स वाई और जी। जब भी आपके पास स्पेस की बात की जाए तो स्पेस के लिए स्टूडेंट्स आपने याद रखना है जो आपके पास बात हो रही है वो 3 प्लेनर की बात हो रही है, यानी एक्स कंपोनेंट भी है, वाई कंपोनेंट भी है और जी कंपोनेंट भी है। तो वेक्टर ए के लिए देखेंगे तो उसके जो कंपोनेंट बनेंगे वो आएगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। सेम इसी तरह वेक्टर बी के लिए भी आपके पास आएगा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी के, ठीक है। ये आपके पास दोनों आ गए, वेक्टर ए भी आ गया, वेक्टर बी भी आ गया। अब आपने इनका लेना डॉट प्रोडक्ट, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स आई ए वाई जे ए जी के, बी एक्स आई बी वाई जे प्लस बी जी के, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। पहले आपने इधर से ए को लेना है, इन तीनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, यूनिट वेक्टर आपने साथ अलग से मेंशन कर देना है, आई डॉट जे, आई डॉट के, ठीक है। अगर इधर मैं आपको समझाना चाहूँ सेपरेटली पेज के ऊपर तो कैसे इनका प्रोडक्ट आपके पास आता है वो भी ज़रा देख लेते हैं, आपको समझ आएगी। ये देखिए आपके पास दो वेक्टर्स थे, एक वेक्टर ए, इसका प्रोडक्ट आप ले रहे थे वेक्टर बी के साथ, ठीक है। वो क्या आ रहा था, ए के जो कंपोनेंट थे वो थे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के, ये आपके पास आ गया वेक्टर ए के कंपोनेंट। फिर डॉट
बी के कंपोनेंट लिखें बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी और साथ के यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब आपने इनको क्या करना है, इनको करना है आपने मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई स्टूडेंट कैसे करेंगे, ए को मल्टीप्लाई करें इसके साथ, फिर ए को इसके साथ, फिर इस ए को इनके साथ, यानी पहले ए एक्स लिया, बी आई जी जे के साथ, तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप। पहले क्या आएगा, ए एक्स डॉट बी एक्स। ठीक है, ए एक्स डॉट बी एक्स आपके पास आ जाएगा, और साथ में जो यूनिट वेक्टर्स आ रहे थे वो आ रहे थे आई इसका भी और आई ए का और आई बी का, प्लस अब ये ए और ये बी, यानी ए एक्स साथ में आ गया बी वाई, यूनिट वेक्टर आ गए आई डॉट जे, प्लस फिर ए एक्स एज इट इज। ठीक है, ए एक्स उसी तरह, साथ में क्या आ रहा है, बी जी, इनके जो यूनिट वेक्टर थे वो आ गए आई डॉट के। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपने क्या करना है, बात आ जाएगी आपके पास अब ए वाई की। ए वाई को आपने इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आएगा ए वाई बी एक्स। ठीक है, जो यूनिट वेक्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं वाई सॉरी जे डॉट आई। फिर दूसरी बात ए वाई मल्टीप्लाई या डॉट प्रोडक्ट बी वाई, यूनिट वेक्टर आ गए जे डॉट जे। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्लस ए वाई, साथ में आ जाएगा बी जी, तो यूनिट वेक्टर आएंगे जे डॉट के, ये आपके पास आ गई वैल्यू इस तरह। फिर जब आप बात करेंगे प्लस अब इस जी की, ए जी की, तो ए जी आंसर साथ आएगा बी एक्स, तो यूनिट वेक्टर आगे के डॉट आई, प्लस ए जी बी वाई, तो इस केस में आपके पास जो यूनिट वेक्टर आएंगे वो यूनिट वेक्टर आएंगे के डॉट जे, प्लस ए जी और बी जी। ठीक है, आपके पास ये वैल्यू आ गई। यूनिट वेक्टर जो आपके पास आएंगे वो आएंगे आपके पास के डॉट के, ये मल्टीप्लिकेशन हो गई, यानी डॉट प्रोडक्ट आपने ले लिया तीनों दोनों वेक्टर्स का, वेक्टर ए और वेक्टर बी के जो एक्स वाई जी कंपोनेंट थे उनका। अब अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि अगर यूनिट वेक्टर सेम हो, ठीक है, यानी आई डॉट आई होगा तो आंसर वन, बी डॉट जे डॉट जी होगा तो आंसर वन, के डॉट के होगा तो आंसर वन। अगर मैं प्रूफ देना चाहूँ तो ये देखें इधर, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इनका आंसर आ रहा है वन। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें हम इन दोनों परपेंडिकुलर हों, ठीक है, यानी ये देखें इधर हमने पढ़ा था आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, इन सब का आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। परपेंडिकुलर होंगे तो आंसर जीरो, अगर सेम वेक्टर को सेम के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो तो तब आपके पास जो आंसर आता है वो आंसर आता है मैक्सिमम, यानी वन। ठीक है, तो इस केस में स्टूडेंट आपके पास क्या आएगा, देखें ये आपके पास वन, ये जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये वन, ये भी जीरो, ये जीरो, ये भी जीरो, और ये आपके पास आ गया वन। यानी आप क्या करेंगे, आपके पास जो वैल्यू बनेगी इस केस में वो क्या आएगी, ए एक्स बी एक्स बच गए मल्टीप्लाई बाय वन प्लस जीरो प्लस जीरो, ऊपर वाली लाइन से आ गया। जब नीचे वाली लाइन से बात करेंगे तो जीरो प्लस ए वाई, साथ में आ जाएगा बी वाई इंटू वन प्लस जीरो। जब आप तीसरी की बात करेंगे तो जीरो प्लस ए जी बी जी इंटू साथ आ जाएगा वन। तो अगर इनका कंबाइन इफेक्ट करें तो आंसर आएगा वो आएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी और साथ में आ जाएगा बी जी। ये आपके पास आंसर आएगा जब आप क्या करते हैं कि दो वेक्टर्स आपके पास होते हैं, ठीक है, उन वेक्टर्स को आप डॉट प्रोडक्ट लेते हैं उनका स्पेस के अंदर, तो आपके पास आंसर आ गया ए डॉट बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। ये प्रूफ भी कर दिया मैंने आपको अलग से पेज पे सॉल्व करवा के। अब ए बी काज ऑफ थीटा, ठीक है, तो अगर आपने इधर से डायरेक्शन मालूम करनी हो यानी थीटा का आंसर निकालना हो, डॉट खत्म किया तो कास थीटा आ गया। अब कास थीटा एक तरफ ए बी सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड, ठीक है। फिर आपने थीटा फाइंड करना था, थीटा के साथ आ रहा था कास, तो कास एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो जाके इनवर्स बन जाएगा दूसरी तरफ, तो आंसर आएगा कास इनवर्स
AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ डिवाइडेड बाई AB, तो अब ये आपके पास आ गया थीटा का आंसर। कहते हैं दिस इक्वेशन कैन बी यूज टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, के जब आपके पास दो वेक्टर्स हों, उन वेक्टर्स के दरमियान अगर आप एंगल को मालूम करना चाहें तो इस इक्वेशन की मदद से आप एंगल को फाइंड कर सकते हैं बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, एंगल कैन बी फाउंड बाय दिस फार्मूला बिटवीन टू वेक्टर्स। तो ये स्टूडेंट आपके पास था स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, जो कि बड़ी ही ब्रीफली डिस्कशन मैंने कर दी आपके सामने। जो टर्निंग पॉइंट थे या मेन चीज़ थी वो मैंने पेज पे अलग से सॉल्व कर दी। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा टॉपिक समझ आया होगा। और मैंने पहले बताया कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के लिए मेरे पास यही टॉपिक था। ठीक है, जिसका नाम था वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट, दोनों तरह से आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है, तो दोनों तरह से ही आपने इसका नाम याद रखना है। ठीक है, तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी, 4-5 करैक्टरिस्टिक्स थी। पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरा परपेंडिकुलर वेक्टर, तीसरा आपके पास आ रहा था पैरेलल या एंटी पैरेलल, फोर्थ वन आपके पास था सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट, और फिफ्थ वन था स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर। तो स्टूडेंट इसके साथ ही ये टॉपिक खत्म होता है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक टॉपिक के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।